हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक डेटाबेस है और आज का ये कोर्स जो है पूरा बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। पूरा ये कोर्स बिगनर फ्रेंडली बनाया गया है। एक एक चीज़ इसमें जो बताई जाएगी आपको वो पूरी तरीके से एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं मोंगोडीबी समझने से पहले, क्योंकि मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। तो डेटाबेस किसके अंदर यूज होता है? वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले अपन को क्या समझना है? सबसे पहले अपन को समझना है वेबसाइट का आर्किटेक्चर। तो वेबसाइट किस आर्किटेक्चर पे काम करती है? तो एक वेबसाइट के अंदर जो मेनली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं तीन चीज़ें। उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला हो गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद होता है बैक एंड। उसके बाद तीसरी चीज़ जो अपन आज पढ़ेंगे डेटाबेस। और फ्रंट एंड और बैक एंड अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बैक एंड के लिए मेरी नोट जीएस, एक्सप्रेस जीएस दोनों वीडियो में बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। डेटाबेस के लिए बना ही रहा हूँ। फ्रंट एंड में मैंने रिएक्ट जीएस ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट एंड में सबसे पहले होता क्या। सबसे पहली प्रोसेस होती है फ्रंट एंड से स्टार्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है? आपको डेटा एंटर करना होता है। जो भी डेटा आपने दिया उस डेटा को एंटर आप इस जगह पे करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप फेसबुक पे गए, आपने फेसबुक पे जाने के बाद सबसे पहले सबसे पहली बार जब आप फेसबुक पे गए तो आपको ध्यान करिए कि आपने साइन अप किया था ना। तो साइन अप के लिए आपने किसी बटन पे क्लिक किया था, उसके बाद साइन अप का वो फॉर्म खुल के आया था। तो वो जो बटन है ना वो फ्रंट एंड है। वो फ्रंट एंड है। उसके ऊपर क्लिक करके जो फॉर्म निकल के आया ना वो फ्रंट एंड है। उसके अंदर आपने क्या किया? डेटा एंटर किया, नेम, ईमेल, सब कुछ आपने एंटर कर दिया। अब वो इंटर डेटा का जो मेन एम है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो है डेटाबेस के अंदर पहुंचना। सबसे मेन उद्देश्य उसका यही है, डेटाबेस के अंदर पहुंचना। तभी तो वो आप दोबारा से उसको लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन ये पूरी प्रोसेस होगी कैसे? पूरी प्रोसेस के लिए क्या होता है कि सबसे पहले अपने पास फ्रंट एंड का सर्वर होता है, एक होता है बैक एंड पे सर्वर। ठीक है, दो सर्वर होते हैं। इन दोनों सर्वर को कनेक्ट करने का काम करता है कोड। अपन जो कोडिंग करते हैं ना वो कोडिंग इसीलिए करते हैं जैसे इन दो सर्वरों को क्या कर दिया है, कनेक्ट किया जाए। इन दो सर्वर को कनेक्ट करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये जो डेटा आपने यहाँ पे दिया वो डेटा कहाँ पहुँच जाएगा? आपके पास बैक एंड में। अब बैक एंड और डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए एक कोड फिर और लिख देते हैं अपन। उस कोड का काम क्या होता है? कोड का काम होता है कि बैक एंड को डेटाबेस से कनेक्ट कर दो। अब जो यहाँ पे अपने पास डेटा आया था बैक एंड में, वो डेटा अपन ने कहाँ पे पहुंचा दिया? डेटाबेस के अंदर। वही डेटा अपना कहाँ पे पहुंच गया? डेटाबेस के अंदर। किसके जरिए? बैक एंड के कोडिंग के जरिए। डेटाबेस का फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं है। फ्रंट एंड से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। उसका डायरेक्टली लेना देना होता है बैक एंड से। बैक एंड का सर्वर को जो जरूरत पड़ती है वो करता है फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट। उसके बाद जो डेटा अपन एंटर करते हैं फ्रंट एंड पे, फिर वो बैक एंड और बैक एंड पे डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस के अंदर जो मेनली ऑपरेशन होते हैं, मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, अभी थोड़ा सही लगेगा। डेटाबेस के अंदर अभी थोड़ा सही लगेगा। डेटाबेस के अंदर जो मेनली ऑपरेशन होते हैं वो कौन से ऑपरेशन होते हैं? वो बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले क्रिएट मतलब डेटाबेस को बनाना। दूसरा रीड का, डेटाबेस में से कोई डेटा उठाना। तीसरा अपडेट का, डेटाबेस में कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको चेंज करना। चौथा उस डेटा को डिलीट करना। बेसिकली 4 ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। पूरी जो कहानी चलती है ना, पूरी डेटाबेस के अंदर जो भी कहानी चलती है इसी सब ऑपरेशन के ऊपर चलती है। तो अपन क्या करते हैं? अपन सबसे पहले चलते हैं मोंगोडीबी पे। अब मोंगोडीबी पे मैं आपको लेके चलूँ रिसोर्सेज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन पे। अभी मोंगोडीबी को अपन डाउनलोड करेंगे, वो सारी प्रोसेस करेंगे, अपन कोड भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट अपन इसको समय देते हैं और अपन गेट स्टार्टेड विथ मोंगोडीबी पे करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मोंगोडीबी करंट ऑपरेशन। ये सारी जो ऊपर की जो प्रोसेस है ना, इंट्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की, ये पूरी इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस ही है। यहाँ पे फिर डाटा मॉडल होता है, इंडेक्सेस होता है, सिक्योरिटी होता है। और मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपको असली पैसा मिलता है ना एज अ बैकएंड डेवलपर, असली पैसा जो आपको मिलता है ना वो इसका तो मिलता है। इसका ए वाला ऑपरेशन, ए वाली जो इंसर्ट, क्वेरी, अपडेट और डिलीट, ये जो 4 ऑपरेशन आप शुरू में करना सीख लेते थे ना, वो होता है कि जॉब की एंट्री के लिए। आप किसी भी जॉब में जा रहे हैं उसकी एंट्री के लिए ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें बनी, डेटा मॉडल्स, इंडेक्स, सिक्योरिटी, रेप्लिकेशन, शार्डिंग, चेंज स्ट्रीम, टाइम स्ट्रीम, ट्रांजैक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोरेज,
ये सारी किस लिए बनी है? ये इसके लिए बनी है कि आपका जो पैसा जो शुरुआत में आप जॉब के लिए एंट्री गए ना, वहाँ पे जो 20,000 से आप 2 लाख पे पहुँचेंगे, वो इसी सब के द्वारा पहुँचेंगे। इन्हीं सब फंक्शनैलिटी को आप एक एक करके सीखेंगे, तभी आपको धीरे धीरे करके जॉब के अंदर सैलरी बढ़ेगी और तब जाके एक आप अच्छे लाख 1.5 लाख का पर महीने कमा पाएंगे केवल बैक एंड से। ठीक है, अब चलते हैं अपन को प्रोसेस जानते हैं किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो इंस्टॉलेशन पे यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, अब उनको क्या करना है, कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है इंस्टॉल मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन, यहाँ पे लेकिन मैक ओएस के लिए अपन को विंडो के लिए करना है। तो अपन विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस जगह पे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा पहले पूरी प्रोसेस बताई गई है किस तरीके से करना है, लेकिन अपन चलते हैं सीधे। इस तरीके से नहीं मिलेगा। इंस्टॉल एरा मोंगोडीबी कम्युनिटी, मोंगोडीबी अपना इतना ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं देना, इतना सब क्यों करना है। यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट गूगल पे आ जाओ, गूगल बाबा, सीधा लिख दो यहाँ पे मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर, बस इतना लिख दो और आ गया अपना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल है। और डाउनलोड होने के बाद जो फाइल आएगी कुछ इस तरीके की आपको शो होगी, कुछ इस तरीके की फाइल आपको शो होगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है और एक टाइम पे फिनिश हो जाएगी पूरी प्रोसेस और आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद आपको जिस फोल्डर के अंदर वो डाउनलोड हुआ है कैसे मालूम पड़ेगा, वो वहाँ पे साफ साफ लिख के आता है, तो वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक फोल्डर है मोंगोडीबी, जिसके अंदर ये इंस्टॉल हुआ है। तो मोंगोडीबी के अंदर सर्वर के अंदर 6.0 के अंदर बिन फोल्डर को अपन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस जगह से ये जो कंट्रोल सी के साथ इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ENV लिखने के बाद सेटिंग के एडिट दी सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे, इसको एंटर, और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पाथ नाम से दिखाई देगा, एक पाथ किधर गया, पाथ इसको करेंगे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू करेंगे। जो आपने वहाँ से कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे करेंगे पेस्ट, क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद इसको ओके, इसको फिर से ओके, और यहाँ पर भी ओके और बंद। लेकिन अभी ये नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। इतने से काम चलता था मोंगोडीबी के 5 वर्जन के नीचे जब अपन होते थे ना, तब तक इतने से काम चलता था। अब लेकिन अपन मोंगोडीबी के 6 वर्जन में हैं, तो अपना इतने से काम नहीं चलेगा। अब ये तो हो गई मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। अब अपन को एक चीज़ और डाउनलोड करनी है। क्या डाउनलोड करनी है? मोंगोडीबी सेल। बस इतना लिखना है, मोंगोडीबी सेल डाउनलोड। ये वाली लिंक खुल के आ जाएगी, इसको क्लिक करो। यहाँ पे खुल के आएगा मोंगोडीबी सेल के लिए डाउनलोड करने का ऑप्शन, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके की आपको जिप फाइल मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की, कहाँ है इसको देखो, कुछ इस तरीके की आपको जिप फाइल मिलेगी, उसको क्लिक करेंगे। आपके लैपटॉप में जो भी आपने जिप एक्सट्रैक्टर डाउनलोड कर के रखा हुआ है वहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ। लेकिन आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, और जिस जगह पे एक्सट्रैक्ट हुआ है, मेरे तो क्या डाउनलोड के अंदर एक्सट्रैक्ट होता है हमेशा, तो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपन कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, पेस्ट अपन को जाना है सबसे पहले तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जिस फोल्डर के अंदर मोंगोडीबी किस फोल्डर के अंदर है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है। तो जहाँ पे मोंगोडीबी है उसी जगह पे, उसी के बगल से मान लो या आसपास मान लो, कंट्रोल V करके आपको पेस्ट करना है। कंट्रोल V करेंगे, आप पेस्ट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको रीराइट कर दो, लेकिन अपन ऐसा नहीं करना चाहते ना, ये तो जब अपन पहली बार करते हैं केवल तब के लिए है। तो इस तरीके का आपने ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। इस ऑपरेशन के बाद आपको एक चीज़ और कंप्लीट करनी है। क्या? आपने जैसे आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए थे और आपने इसको कॉपी कर लिया था, तो अभी आपको एक काम और करना है कि आपको यहाँ पे वापस आना है। प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे है,
तो उसके ऊपर या नीचे कहीं पर भी इस तरीके से न्यू फोल्डर आप क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर का नाम हमेशा क्या रखना है, डेटा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे कर चुका हूँ डेटा नाम से क्रिएट। तो आपको डेटा नाम से क्रिएट करना है और एक जो डीबी नाम से एक फोल्डर और क्रिएट करना है, उसके अंदर डीबी नाम से ही क्रिएट करना है। अब डीबी के अंदर ये सब आपके लैपटॉप में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी कुछ ऑपरेशन इसके ऊपर मोंगोडीबी के अंदर परफॉर्म कर चुका हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें यहाँ पे फाइलें आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके लैपटॉप में अभी नहीं होगा, आपको सिर्फ पहली बार में क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाती हैं। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है। वापस जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे। उसके बाद आपको मोंगोडीबी, जो मोंगो SH अपन ने यहाँ पे पेस्ट किया था ना, इसको करेंगे क्लिक करने के बाद इसका जो बिन फोल्डर है उसको करेंगे क्लिक। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल सी क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे और इसको कर देंगे बंद, और इसको डाउनलोड को भी कर दें बंद। यहाँ पे मैं लिखूँगा ENV और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग के अंदर एक बार फिर से जाऊँगा और इस तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन इसको फिर से लिखता हूँ ENV, इसको यहाँ से और इसको फिर खोलता हूँ। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पाथ ढूंढूंगा, पाथ मिल गया मेरे को। और यहाँ पे मैं एक न्यू फिर से खोलूँगा और जो वहाँ पे पेस्ट कॉपी किया था मोंगो SH करके, उसको अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल, पेस्ट करने के बाद ओके और ओके, बस अपना पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, विंडो पावर सेल में जाएंगे, विंडो पावर सेल, और विंडो पावर सेल में जाने के बाद IMONGOSH और इसके बाद / वर्जन लिखना है। और अगर ऐसा आता है जैसे मेरा लैपटॉप में आ गया 1.6.1, इसी तरीके से अगर आपके लैपटॉप में आ गया तो समझ लेना कि आपके लैपटॉप में मोंगोडीबी बिल्कुल सही तरीके से डाउनलोड हो चुका है। अब अपन मोंगोडीबी की सारी कमांड इसके अंदर लिख के काम कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे डेटाबेस से। तो आपको क्या करना है, MONGOSH लिखना है, एंटर दबाना है और अपना क्रिएट हो जाएगा। अब उनको देखना है कि अभी डेटाबेस कितने मौजूद हैं, मतलब मेरे मोंगोडीबी के अंदर कितने डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, शो DBS कमांड लिखेंगे। तो जितने भी डेटाबेस अपने डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटाबेस मौजूद हैं वो सारे अपन को दिख जाएंगे। अब जितने डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसमें से किसी डेटाबेस के अंदर आपको जाना है। जैसे यहाँ पे मैं मान चलता हूँ कि मुझे जाना है ट्यूटोरियल नाम के डेटाबेस के अंदर। तो किस तरीके से जाएंगे, तो यूज लिखेंगे और यूज लिखने के बाद ट्यूटोरियल लिखेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ गया इस तरीके से। अरे थोड़ा और यहाँ पे देखेंगे आप, लिख के आ गया स्विच टू DB ट्यूटोरियल, यानी कि ट्यूटोरियल नाम के डेटाबेस के अंदर ये स्विच कर चुका है। अब अगर आपको एक नया डेटाबेस बनाना है, कुछ नया नाम से डेटाबेस बनाना है, जैसे अगर मैं बनाऊँ यूज वेबसाइट के नाम से बना लेते हैं, यूज वेबसाइट। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे यूज ट्यूटोरियल, आपने जब डेटाबेस को स्विच करना था तब भी आपने यही कमांड डाली, और जब आप एक नया डेटाबेस बना रहे हैं तब भी आप यही कमांड डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो कमांड है ना, वो दो चीज़ के लिए यूज होती है। एक किस काम के लिए, यदि आपका पहले से कोई डेटाबेस है तो आप उसके अंदर जा सकते हैं इस कमांड के जरिए, और अगर नहीं है तो इस कमांड के जरिए आप उसको बना लीजिए। डेटाबेस अगर नहीं है तो बना लीजिए, और अगर है तो आप उसको उसके अंदर चले जाइए, सिंपल। और मैंने यूज वेबसाइट किया तो यहाँ पर देखो स्विच टू डेटाबेस वेबसाइट, तो अपन वेबसाइट नाम के डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब अपन ने जिस तरीके से डेटाबेस को बनाया, तो अपने पास एक तरीका और होता है जिससे अपन डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर बना भी सकते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। हटा किस तरीके से सकते हैं, सिर्फ DB लिखना है, और DB लिखने के बाद आपको DROP और डेटाबेस लिखना है। इसके अंदर देखो डेटाबेस के अंदर D हमारा जो है वो कैपिटल है, और उसको एंटर दबाएंगे तो अपन को जिस तरीके का दिखाई देगा ओके ड्रॉप्ड वन वेबसाइट, मैंने वेबसाइट को ड्रॉप कर दिया। ये तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से डिलीट करते हैं, लेकिन अपन को एक्चुअल में अभी डिलीट नहीं करना, अभी अपन को बनाना है तो अपन वेबसाइट नाम से बनाते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई पूरी डेटाबेस की। अब बात कर लेते हैं कलेक्शन के बारे में। तो कलेक्शन क्या होता है, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, बस 1 सेकंड का काम है, वो समझ लेते हैं। होता क्या है, डेटाबेस एक्चुअल में किस तरीके से स्टोर होता है। ये होता है डेटाबेस का नाम। अभी अपन ने देखा ना, अगर जैसे डेटाबेस का अपन ने नाम दिया, ये मान के चलिए ये है डेटाबेस का नाम, DB नेम।
इसके अंदर होता है एक कलेक्शन, इसका नाम क्या होता है, कलेक्शन। वो कलेक्शन एक्चुअल डेटा को रखता है। ये कलेक्शन क्या करता है, ये कलेक्शन रखता है एक्चुअल डेटा को। डेटा एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन वो डेटा रखा किसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर, उस डेटाबेस का नाम है। यानी कि एक डेटाबेस के अंदर कितने भी कलेक्शन हो सकते हैं, कितने भी कलेक्शन हो सकते हैं, एक कलेक्शन के अंदर कितना भी डेटा हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मल्टीपल कलेक्शन क्यों बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट डेटा रख दो। तो इसलिए बनाते हैं कि हर एक चीज़ को अपन को स्पेसिफाइड करते चलना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, अगर आपको प्रोडक्ट, आप फोटो वगैरह अमेजोन में अगर आप कोई कभी आपने सर्च किया होगा, तो जैसे आप लैपटॉप लिखते हैं तो लैपटॉप लिखते ही वहाँ पे पूरी फोटो आ जाती हैं और उनके प्राइस वगैरह लिख के आ जाते हैं। तो वो उनका प्रोडक्ट वाला उनको अलग से रखना पड़ेगा। और जो यूजर डिटेल है, जैसे अपने नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ों का अपन को एक अलग से कलेक्शन बनाना पड़ेगा, जिससे ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहें। तो इसलिए अपन अलग अलग कलेक्शन यहाँ पे बनाते हैं। अब अपन कलेक्शन पे काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक कलेक्शन बनाते हैं, db.create और कैपिटल COLLECTION, क्रिएट कलेक्शन। और इसके बाद जो भी आपको कलेक्शन का नाम देना है वो आप कलेक्शन का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूँ वेबसाइट प्रोडक्ट, वेबसाइट के अंदर आप प्रोडक्ट नाम से कोई कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, मैंने एंटर दूंगा तो बन जाएगा। देखना, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आएगा ओके बन। जब भी आपका ओके बन लिख के आए तो आप समझ जाना कि आपने जो कमांड इनपुट करी है वो कमांड अपनी सही तरीके से चल रही है। ठीक है, अब अपन ने कलेक्शन को क्रिएट कर लिया प्रोडक्ट नाम से, लेकिन अपन को दिख तो रहा नहीं है। तो अपन को देखने के लिए कि अगर कोई भी कलेक्शन उसके अंदर है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन है, अपन को देखना है कि वो कलेक्शन कौन कौन से हैं। ये कलेक्शन हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अपन को अगर कलेक्शन देखना है तो किस तरीके से देखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे सो यहाँ पे कुछ CIONS, सो कलेक्शंस लिखेंगे और इंटर लिखेंगे। और जैसे अपन इंटर लिखेंगे तो अपन ने जिस नाम से अभी कलेक्शन बनाया था उस नाम से अपन को कलेक्शन मिल गया, प्रोडक्ट नाम से अपना कलेक्शन मिल गया। अपन अगर चाहें, अभी अपन ने इसको क्रिएट करते देख लिया, ये भी देख लिया किस तरीके से अपना जो अपन ने क्रिएट किया है उसको देख सकते हैं। अपन अगर चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट किस तरीके से करेंगे, सिंपल आपको DB और जो भी कलेक्शन आपको डिलीट करना है उसका नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट और डॉट और ड्रॉप लिखना है बस। ड्रॉप क्या एक फंक्शन है और इसको क्या करते हैं अपन इनपुट कर, जैसे मैंने इसको इंटर किया तो यहाँ पे ट्रू लिख के आ गया। ट्रू लिखने होने का जो मतलब है वो यही है कि आपका जो कलेक्शन दिया आपने वो मुझे मिल गया और मैंने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन अभी इस केस में अपन जो है कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, db.create और कैपिटल कलेक्शन, इस तरीके से अपन ने क्रिएट किया कुछ प्रोडक्ट नाम से और एंटर दबाया, ओके बन अपना क्रिएट हो गया। अब कलेक्शन तो क्रिएट हो गया। अब कलेक्शन के अंदर अपन को क्या करना है, कलेक्शन के अंदर अपन को एक्चुअल डेटा डालना है। एक्चुअल डेटा अपन आप इनपुट किस तरीके से देते हैं, एक्चुअल डेटा जो देते हैं मोंगोडीबी के अंदर वो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर केवल की और वैल्यू होती है। पाइथन से अगर आप आ रहे हैं तो पाइथन के अंदर भी डिक्शनरी जैसे आपने पढ़े हैं उसके अंदर भी की वैल्यू होती है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे होता है। तो अपन सबसे पहला पास करते हैं, उसके लिए भी कुछ फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन है। कौन कौन से हैं देखते हैं। DB डॉट जिस कलेक्शन के अंदर आप डेटा डालना चाहते हैं, किसी ना किसी कलेक्शन में ही डालेंगे ना। मैंने आपको क्या बताया, डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर डेटा। तो उस कलेक्शन का नाम दो। अपन ने किस नाम से कलेक्शन बनाया, PRODUCT। अपन ने बनाया प्रोडक्ट नाम से कलेक्शन, तो DR प्रोडक्ट डॉट और कलेक्शन, तो कलेक्शन का नाम दिया, डॉट लिखा और उसके बाद आपको क्या करना, इंसर्ट। इंसर्ट एक फंक्शन है जो अपन को मदद करता है इस चीज़ में कि अपना जो डेटा है, अपन को मदद करता है इस चीज़ में कि अपना जो डेटा है वो सही तरीके से जा सके। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे और इसके बाद अपन स्पेस देंगे। और की वैल्यू आपको मालूम होगी किस तरीके से पास करना है। सिंपल तरीका होता है, जैसे अपन ने यहाँ पे दिया नेम और इसके अंदर अपन ने इस तरीके से और यहाँ पे पास कर दिया सागर। एक और देते हैं, कुछ की वैल्यू ही दे लेते हैं, की वैल्यू
और एक कोई नंबर दे लेते हैं, कोई भी एक नंबर मान लो इस तरीके से, यहाँ पे नंबर, और नंबर के लिए आपको मालूम है कि कोई भी स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने जो है इनपुट पास कर दिया। अब जो कलेक्शन के अंदर अपना जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। अभी लेकिन एक वार्निंग आएगी, क्योंकि जो अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं मोंगो DB 6। अभी मैं जैसे इनपुट देता हूँ, अपना इनपुट हो जाएगा, मतलब डेटा अपना इनपुट हो गया, उस कलेक्शन के अंदर इनपुट पहुंच चुका है, कलेक्शन के अंदर डेटा पहुंच चुका है। लेकिन ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है डेप्रिकेटिंग वार्निंग, ये क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि मोंगो DB 6 के अंदर इंसर्ट फंक्शन को रिप्लेस कर दिया गया है इंसर्ट वन से। रिप्लेस करने वाला ये नहीं कि इसको खत्म कर दिया गया है, सिर्फ इसको बताया गया है कि इंसर्ट की जगह आप इंसर्ट वन का यूज कर सकते हैं अगर आपको केवल एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको डालना है। अब बात आती है कि आपने डाल तो दिया, अब आपको चेक करना है कि ये चला भी गया कि नहीं गया, अंदर गया कि नहीं गया। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? DB डॉट जो भी कलेक्शन में आपने अंदर इनपुट किया है उस कलेक्शन का नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट, और फाइंड फंक्शन को कॉल कर देंगे। सिंपल, इंटर दबाएंगे, DB डॉट प्रोडक्ट। शायद अपन ने कुछ गलती कर दी है, तो अपन से DB प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट, एक बार फिर से उसको कॉल करते हैं, कुछ शायद हो सकता है DB डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। हाँ, पिछली बार पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई थी, मुझे तो अभी ऊपर भी दिख भी नहीं रहा है कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या गलती हो गई थी। लेकिन अपन इस तरीके से जो है अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा अपन ने ऑब्जेक्ट दिया था। यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट पास करें तो नेम सागर की वैल्यू और नंबर 3 दिया था, वही अपन को यहाँ पे मिल गया, नेम सागर की वैल्यू नंबर 3। तो DB डॉट उस कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड लिख के अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट या फिर कौन कौन सा बेसन डेटा अपन अब उसके अंदर मौजूद है। तो डेटा को फाइंड आउट करने का अपन को तरीका मालूम पड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ने केवल एक डेटा को इंसर्ट किया। अपन ऐसा चाहते हैं कि एक को नहीं, अपन बहुत सारे डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 5 10 50। तो ऐसा किस तरीके से करेंगे? ऐसा बिल्कुल इस तरीके से DB प्रोडक्ट यहाँ पे कलेक्शन का नाम, और इंसर्ट कैपिटल लेटर ANY मैनी का यूज करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे अपन सबसे पहला ऑब्जेक्ट देंगे। इस पहले ऑब्जेक्ट के अंदर अपन दे लेते हैं जैसे नेम, और राधे नाम दे लेते हैं, और इसके बाद एज इसकी देते हैं, एज एक नंबर होता है तो 34। उसके बाद एक और जेंडर मेल। एक ऑब्जेक्ट अपन ने दे दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट देने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से पास करेंगे, और मतलब कॉमा देना अपन को कंपलसरी है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा एक ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट पास करते हैं, कॉमा देना वो कंपलसरी रहता है। इसके बाद अपन खोलेंगे और इसके बाद इसके अंदर स्पेस देंगे, थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे प्रॉपर, और यहाँ पे अपन वैल्यू को पास करेंगे। जैसे एक और दे देते हैं नेम, इसका नाम रख देते हैं सौम्या, छोटा ही छोटा करना पड़ेगा, सौम्या, और इसकी केवल अपन एज देते हैं। मतलब एक से ज़्यादा, सीधा एम ये था इसको बताने का कि एक से ज़्यादा अपन किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन ने एक चीज़ मिस्टेक कर दी, अपन को यहाँ पे एक एरे भी देना पड़े, एरे, क्योंकि अपन को मालूम है कि जब सेम डेटा टाइप का मल्टीपल डेटा देते हैं, डेटा टाइप एक ही हो लेकिन जो डेटा का जो अमाउंट है वो अगर जब जाना होता है तो अपन एरे पास करते हैं। तो वही सेम चीज़ डेटाबेस MongoDB डेटाबेस उसको अलाउ करता है। तो अपन MongoDB के अंदर इसलिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है ना कोडिंग के या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो सारे प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होते हैं, सारे प्रिंसिपल। इसीलिए MongoDB के अंदर जो काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं इसको इंटर करता हूँ, एक्नॉलेज ट्रू आ गया। जब भी एक्नॉलेज ट्रू आ जाए तो इसका मतलब समझना अपनी इनपुट कमांड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ कि कौन कौन से
ऑब्जेक्ट या कौन कौन सा डेटा अपने मौजूद है। तो अभी पहले कौन सा था, केवल सागर, वैल्यू, नंबर, और अब के बाद राधे और सौम्य, 3 अपन को मिलेंगे। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, DB प्रोडक्ट डॉट फाइंड। तो इसको क्लिक करते हैं तो अभी देखो सागर, राधे और सौम्या तीनों चीज़ें अपन को मिल रही हैं। लेकिन अपन ऐसा नहीं चाहते, अपन कई बार अपन को ये सर्चिंग वाला अभी अपन फिल्टर चालू कर दिया अपन ने, कलेक्शन के अंदर अपन डाटा के अंदर पहुंच चुके हैं और डाटा के अंदर अपन एक्चुअल चीज़ें अभी कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस के अंदर से डेटा निकालना सीख लिया। देखो डेटाबेस के अंदर से डेटा निकला ना फाइंड की मदद से, डेटाबेस के अंदर डेटा डालना सीख लिया। सिंगल डेटा कैसे डालेंगे, इंसर्ट के द्वारा। सिंगल के अलावा मल्टीपल डेटा कैसे डालेंगे, इंसर्ट मेन्यू के द्वारा, इंसर्ट मेन्यू के द्वारा। और कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे वो भी देख लिया। कलेक्शन के ऊपर किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो भी देख लिया। और अभी अगर अपन चाहते हैं कि जैसे अपन ने फाइंड किया तो फाइंड के साथ सारी चीज़ें आ गई, मतलब जो अपन ने 3 डेटा दिए वो तीनों डेटा आ गए। लेकिन इस बार अपन ऐसा चाहते हैं केवल एक डेटा है जिसका नाम सागर है, केवल वही डेटा है। तो वो कैसे करेंगे, कई बार अपन चाहते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा है, मतलब जैसे अपन ने कई बार अपन ने अमेजोन पर सर्च किया होगा, तो अमेजोन में आप लैपटॉप को सर्च करते हैं, लैपटॉप के नाम से सारी वैरायटी आ जाती है। लेकिन फिर आप ये सर्च करते हैं कि लैपटॉप अंडर 30,000, तो केवल वही लैपटॉप आते हैं जो 30,000 के नीचे नीचे के हैं। तो इस प्रकार की जो स्पेसिफिकेशन आप देना चाहते हैं तो वही स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं प्रोडक्ट डॉट फाइंड और यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे मैं उस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको पावर सेल पे चलते हैं। तो यस यहाँ पे, अरे क्या हो गया इसको, हाँ यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट डॉट फाइंड। और फाइंड के अंदर अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जिसका नाम सागर है, जिसका नाम सागर है, केवल वही वाला प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट हमको वही चाहिए जिसका नाम सागर है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो सागर नाम का आया, बाकी एक भी नहीं आया। फाइंड फंक्शन अलाउ किया है लेकिन आया केवल वही जिसका नाम सागर था। अब कई बार अपन ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए आपने अमेजोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अमेजोन पे आपने सर्च किया शूज, अब उसमें लिमिट है लगती है। जैसे आपने शूज किया, शूज अंडर 5,000 है। अब जो 5,000 के हैं केवल वही शूज आएंगे, तो यानी कि उसको क्या मिलेगी, लिमिट मिलेगी 5,000 तक के ही आने हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी एक लिमिट, डेटाबेस के अंदर एक लिमिट लगाई जाती है। किस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से, DB डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। अपन अभी तक इस तरीके से चला रहे थे तो क्या हो रहा था कि जितने भी डेटा थे पूरे डेटा निकल के आ रहे थे, जितना भी डेटा था वो पूरा डेटा वो निकल के आ रहा था। लेकिन अभी अपन चाहते हैं कि पूरा डेटा निकल के नहीं आए, पूरा डेटा नहीं, केवल 2 डेटा अपन ऐसा चाहते हैं। 3 डेटा है अपने पास, 3 में से अपन 2 निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, लिमिट और यहाँ पे 2 पास कर देंगे। थोड़ा सा इसको छोटा, लिमिट पे अपन ने 2 पास कर दिया। अब मैं इसको एंटर दबाता हूँ और एंटर, टाइप एरर आ रहा है, DB डॉट प्रोडक्ट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, प्रोडक्ट का अपन फंक्शन नहीं है, प्रोडक्ट को अपन को इस तरीके से कॉल नहीं करना था, गलती हो गई अपने से। एरर तो सब कोडिंग का तो नाम ही एरर है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। DB डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड डॉट लिमिट और यहाँ पे अपन 2 पास करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो केवल अपन को 2 रिजल्ट दिखाई दिए, एक सागर नाम से, एक राधे नाम से। तो यानी कि अपन को जब अपन को फाइंड आउट करना है कि अपने पास डेटा तो है, डेटा नंबर ऑफ डेटा है, अपने पास बहुत सारा डेटा है, फिर लेकिन अपन उसको लिमिट लगाना चाहते हैं कि एक बार में। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी आप बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अमेजोन का पेज खोलते हैं, कोई लॉगिन नहीं किया, कोई साइनअप नहीं किया, तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ डेटा दिखाई देता है। उस डेटा को लिमिट लगाई जाती है कि वो डेटा जो है केवल इतना डेटा दिखाई देना चाहिए। कई बार कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने पहले उसको खोला सबसे पहली बार तो उसके अंदर 6 फोटो दिखाई दे रही हैं, फिर अगली बार 9 फोटो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमेशा ऐसा होता है कि ये पहले उसको ये वाला फोटो दिखा दो, फिर उसके बाद ये वाला फोटो दिखा दो, यानी कि उसको लिमिट लगा दी जाती है कि कितनी फोटो एक बार में उसको दिखानी है। तो इस तरीके से भी अपन डेटा को निकाल सकते हैं। ये बात तो हो गई कि डेटा को इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अब जो डेटा को इंसर्ट कर दिया उसको फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो वो बात हो गई। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। अब अपडेट क्या है, अपडेट का मतलब है कि डेटा तो आपने डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सागर नाम से डेटा डाल दिया,
अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो की है उसको वैल्यू की जगह में कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे मैं मान के चलो की वैल्यू को की को जो करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ कि वैल्यू की जगह पे यहाँ पे लिख के आ जाए बल्लू लिख के आ जाए, की वैल्यू की जगह पे बल्लू लिख के आ जाए। ऐसा भी नहीं, नंबर जैसे यहाँ पे 3 है ना, नंबर 3 है, सिंपल रखते हैं, नंबर 3 है, नंबर 3 को अपन 5 करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे करके दिखाते हैं सीधा सीधा। db डॉट उस जिस कलेक्शन के अंदर अपन करना चाहते हैं उसका नाम db डॉट प्रोडक्ट डॉट अपडेट, और अपडेट को अपन कॉल करेंगे। उसके बाद किसको अपन को अपडेट करना है, सॉरी पहले अपन को फंक्शन है और अपडेट अपना फंक्शन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अरे यार ये पता नहीं क्या गड़बड़ होती है पिंडो पावर सेल के अंदर। आई होप अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो अपडेट क्या है, अपडेट अपना एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट होता है। अब अपन चाहते हैं कि इसको कॉल करके चेंज करना चाहते हैं तो अपन को क्या करना है, नेम, जैसे नेम के अंदर क्या देता हूं मैं, सागर नाम का जो डेटा जिसके अंदर नेम सागर है उसके अंदर मैं चेंज करना चाहता हूं। तो किस तरीके से चेंज करूंगा, अब जब आप चेंज करते हैं ना तो चेंज करते समय भी अब है तो डेटा को डेटा से चेंज कर रहे हैं ना अपन, एक डेटा को दूसरे डेटा से चेंज कर रहे हैं। फॉरवर्ड पासवर्ड वाला जब अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी वेबसाइट में तो उसके अंदर क्या करते हैं, अपना पहला वाला जो पासवर्ड है उसको डिलीट करवा के दूसरा पासवर्ड करते हैं, या फिर पहला वाला जो पासवर्ड है उसको हटा के दूसरा पासवर्ड लगाते हैं। तो लगाते तो पासवर्ड ही है ना, तो रहता तो डेटा ही है। तो बिल्कुल अपन को ऑब्जेक्ट की तरह उसको डिक्लेयर करना है। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 3 है, नंबर यहाँ पे 3 है, मैं चाहता हूँ कि अब इस बार क्या हो जाए कि नंबर बढ़ के 4, 5 या 6 जितना भी आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये क्या कौन सा ऑब्जेक्ट करना है अपन, अपडेट ऑपरेटर के अंदर मोंगोडीबी के अंदर जितने भी ऑपरेशन है वो सारे डॉलर से शुरू होते हैं, वो इसको इंडिकेट करते हैं कि ये अपडेट का ऑपरेशन है। जैसे मैं यहाँ पे INC लगाता हूँ और INC क्या हो गया, इसका की हो गया, की को अपन वैल्यू में पास कर रहे हैं, क्या एक ऑब्जेक्ट अपन पास कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि जो नंबर है उसको क्या कर दो, 5 से इंक्रीमेंट कर दो। इस तरीके से अपन बोल रहे हैं कि 5 से उसको इंक्रीमेंट कर दो। और ऐसा बोलने पे होगा क्या कि जो यहाँ पे जो नंबर 3 लिखा हुआ है ना, अब वो बढ़ के 8 हो जाएगा। अभी मैं इसको एंटर करता हूँ तो अभी क्या लिख के आएगा, एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्टेड ID नल, मैच्ड काउंट ये लिख के आया ना, मैच्ड काउंट 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको एक डेटा तो मिल गया, इस नाम से एक डेटा तो इसको मिल गया। और मॉडिफाइड काउंट 1 यहाँ पे नीचे सी के नीचे है जी, मॉडिफाइड काउंट 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक डेटा मिला उसने उसको क्या किया, चेंज कर दिया। क्या उसने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से अब अपन कोई चीज देखें, db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। अब मैं अब इसको कॉल करता हूँ और जब मैं अब इसको कॉल किया तो अभी आप देखो सागर नाम से डेटा तो आ रहा है, लेकिन आप इसको नंबर देखिए, नंबर कितना हो गया, इसका 8 हो गया। इससे पहले कितना था, इससे पहले जो नंबर था नेम सागर था, की वैल्यू नंबर 3 था। इस बार क्या होगा, नेम सागर है, की वैल्यू है, लेकिन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से जो है अपनी चीजें चेंज होती हैं। अब अपन ने कौन कौन से ऑपरेशन देख लिए। अपन ने अगर अपन यहाँ से शुरू करें तो अपन ने सबसे पहले ये देखा कि डेटाबेस कैसे देखा जाता है कि कितने डेटाबेस अभी मौजूद हैं अपने लैपटॉप में। उसके बाद अपन ने देखा कि डेटाबेस को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद देखा डेटाबेस को डिलीट किस तरीके से किया जाता है। फिर देखा कलेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद ये भी देखा कलेक्शन तो क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद उसको देखेंगे कैसे कलेक्शन कौन सा क्रिएट हुआ है, वो भी देखा। उसके बाद अपन ने देखा कि कलेक्शन को डिलीट करना है, किस तरीके से डिलीट करेंगे वो भी देख लिया। उसके बाद कलेक्शन के अंदर डाटा कैसे डालना है, सिंगल डाटा कैसे डालना है वो भी देख लिया। उसके बाद अपन ने देखा सिंगल के बाद डबल या फिर कितना मल्टीपल डेटा कैसे डालना है वो भी देख लिया अपन ने। अब डेटा डाल दिया अपन ने, डेटा तो डाल दिया, डेटा को निकालेंगे कैसे, डेटाबेस के अंदर डेटा पहुंच गया, लेकिन अब उसको वापस निकालना है। ये कौन सा ऑपरेशन होता है, रीड ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो अपन ने वो भी देख लिया। अब निकालेंगे तो सही, लेकिन अपन को फाइंड आउट करना है कि कितने डेटा निकालना है। डेटा तो बहुत सारा हो सकता है ना, उसको लिमिट लगानी है कि कितने डेटा अपन को निकालना है। अब आप देखो कि 4 ऑपरेशन थे ना, क्रिएट, रीड,
अपडेट, डिलीट, केवल इतने ही ऑपरेशन के अंदर अपन ने इतनी सारी चीज़ें देख ली। तो आप ये समझो कि MongoDB के पास खुद के पास कितने सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो 1 से 2 लाख तक के पर मंथ वाले जो बंदे होते हैं ना, जिनको इतना पैसा मिलता है 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए पर महीने, उनको कौन सी चीज़ ऐसी अलग आती है कि जो उनको इतना पैसा मिलता है? कोई चीज़ अलग नहीं आती। आपको सबसे पहले बता दूं, एज अ बैकएंड डेवलपर जो अभी मैं इतना बता रहा हूँ, इतना ही अगर आप करके जाते हैं और आपको इसको अगर बैकएंड से कनेक्ट करना आता है, नहीं आता तो आप मेरी 2 वीडियो हैं Node.js, Express.js, और इसके जस्ट बाद ही मैं बनाऊंगा उसकी एक्सप्रेस और MongoDB से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बना के दिखाऊंगा, उसमें स्कीमा वगैरह जितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपने जान ली और इसको करके दिखा दिया वहाँ पे, और तो मैं गारंटी दे दूंगा कि आपको 20 से 40 हज़ार के बीच में वो जॉब ऑफर करेंगे ही करेंगे। और जिस बंदे की 1.5 से 2 लाख रुपए एज अ बैकएंड डेवलपर सैलरी होती है ना, तो उसको वो सारी चीज़ें आपको करना आती हैं। मैं उसको अभी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पे लेके आपको दिखाऊंगा। तो अभी अब तक अपन ने क्या कर दिया, अपडेट को भी देख लिया कि अपडेट किस तरीके से वैल्यू को करते हैं। अब उसके अंदर जो आखिरी चीज़ अपनी रह गई है वो रह गई है रिमूव, कि अब जैसे कलेक्शन के अंदर अपन ने सब कुछ देख लिया, किस तरीके से डेटा को डालेंगे, किस तरीके से डेटा को निकालेंगे, किस तरीके से डेटा को चेंज करेंगे। अब ये देखना है कि डेटा को डिलीट किस तरीके से करेंगे। अब जैसे अपन जो सागर नाम से बनाया था उसको ही अपन को डिलीट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, रिमूव क्या है, फंक्शन है। रिमूव भी है और डिलीट वन भी है। अभी जो 6 पॉइंट आ गया उसके अंदर कुछ फंक्शन चेंज हो गए हैं, आप चाहते हैं तो वो उस फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको क्या करना है, उसका नाम पास करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया नेम, यहाँ पे पास करते हैं नेम और सागर, इस तरीके से मैंने पास कर दिया। तो केवल इतना पास करने से जो सागर नाम का डेटा है वो हट जाएगा। अभी जैसे अपन ने एंटर किया तो एक्नॉलेज ट्रू और डिलीटेड काउंट 1। एक्नॉलेज ट्रू का मतलब हमेशा ये होता है कि आपकी इनपुट कमांड अब सही तरीके से काम कर रही है। अपन ने एक डिलीट कर दिया, कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल है, db.product.find फंक्शन लगाया, उसको इंटर दबाया, अब मालूम पड़ गया केवल राधे नाम का डेटा मिल रहा है और सौम्या नाम का डेटा मिल रहा है, सागर नाम का डेटा मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हट चुका है ना, डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से अपन किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बेसिक 4 ऑपरेशन बता दिए जिसके द्वारा आपको 20 से 30 हज़ार के बीच में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, केवल इतना ही करके आप दिखा देंगे। तो अब मैं आपको रियल डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे रिसोर्सेज पे लेके जाऊँगा, रिसोर्सेस, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे करेंगे क्लिक। थोड़ा समय ले रहा है। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करने के बाद यूज MongoDB, गेट स्टार्टेड विथ MongoDB पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको मिलेगा। शुरू का इंट्रोडक्शन आप छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है इस तरीके से कि डेटा तो डेटाबेस में जाता है, MongoDB क्या करता है, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करता है, लेकिन किस फॉर्म में करता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में करता है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं करता। सही बात है, एक्चुअल ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, क्योंकि बिगनर को लिए अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज करेंगे, बेसन, जेसन, ये समझ में नहीं आएगी। ये लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। कई बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार कि किस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहा है। लेकिन नॉर्मल तरीके से अपन समझे तो जिस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, पाइथन के अंदर डिक्शनरी बनते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। तो बेसन क्या है, बेसन एक बाइनरी सीरियलाइजेशन फॉर्मेट है जिसको अपने मेन डेटा को स्टोर करने के लिए MongoDB यूज करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा किस टाइप में स्टोर होता है MongoDB के अंदर, तो हमेशा जवाब देना है कि बेसन फॉर्म में होता है। कौन सा, बीसन। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइप का, तो आप बेसिकली सभी नहीं, जरूरी नहीं है कि सबका नाम ले दो, केवल इसमें से इनका नाम ले सकते हैं। डबल, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे, बाइनरी डाटा, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट आईडी, बुलियन, डेट, नल, रेगुलर एक्सप्रेशन, डीबी पॉइंटर, इसमें से आप जितना यूज करना चाहते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये MongoDB एक्सटेंडेड जेसन है, ये ज़्यादातर आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी। अब कई बार आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि MongoDB क्या इसके साथ काम कर सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे MongoDB CRUD ऑपरेशन पर लेके चलूँ तो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखना चाहिए।
थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे दिख गया। कई बार आपसे ऐसा पूछा जाता है कि मोंगोडीबी क्या इस लैंग्वेज के साथ काम करता है, क्या मोंगोडीबी इस लैंग्वेज के साथ काम करता है। मान के चलिए अगर आपने Node.js, जैसे मैं जनरली Node.js के साथ ही मोंगोडीबी यूज करता हूँ, तो मुझे 2 या 3 महीने पहले मुझे मालूम नहीं था कि जावा के साथ ही मोंगोडीबी का यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि कितनी लैंग्वेज के साथ मोंगोडीबी सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ से केवल एक बार रेफर कर लेना कि मोंगोडीबी C# के साथ भी काम करता है, गो के साथ भी, जावा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों के साथ, मोटर के साथ, Node.js के साथ, परले के साथ, PHP के साथ, पाइथन के साथ, रूबी के साथ और स्काला के साथ, इतनी सारी चीज़ों के साथ ये काम करता है। केवल ये जो बेसिक क्वेश्चन है इनको ही आपने अगर टैकल कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 20 से 25 हज़ार की जॉब आपकी कहीं नहीं गई। सिर्फ आपको बैक एंड के साथ पूरा इसको कन्वर्ट करना चाहिए। अब उन्होंने बताया कि Node.js के साथ इसको कनेक्ट करके किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। Node.js के साथ इंसर्ट 1 किस तरीके से करते हैं, और Node.js के कुछ इंसर्ट मेथड हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो db.collection.insert1, इसको अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। इंसर्ट 1 की जगह अपन ने केवल इंसर्ट किया था, लेकिन अपन ने इंसर्ट मैनी का जरूर यूज करके देखा। अपडेट को भी अपन ने करके देखा, लेकिन यहाँ पे बस उसी चीज़ को उन्होंने क्या है, थोड़े अलग अलग फंक्शन जो इनके बनाए गए हैं वो इसी चीज़ के लिए गए हैं कि db.collection.update1 केवल किसी एक को अपडेट करना है, एक से ज़्यादा को अपडेट करना है। फाइंड एंड मॉडिफाई ये भी उसी चीज़ के लिए भी है। फाइंड वन एंड अपडेट db.collection फाइंड वन एंड रिप्लेस। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा होगा किस तरीके से फंक्शन का यूज किया जाता है। मेरा जो मेन एम था ना कि इस वीडियो को बनाने का, इतनी लंबी वीडियो बनाने का, वो मेन एम यही था कि आपको क्या है ना कि बिगिनर फ्रेंडली पूरा कोर्स बनना चाहिए। आपको क्या है ना, जो बेसिकली जो इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी, जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं, उन कीवर्ड का आपको मतलब मालूम होना चाहिए। अगर उन कीवर्ड का मतलब आपको मालूम है, आप डॉक्यूमेंटेशन आराम से पढ़ सकते हैं। और बिलीव मी, कभी भी कंपनी के अंदर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको कितना आता है, आपने कोड कितना किया है, कितने प्रोजेक्ट। चलो शुरुआत में आपके मायने रखते हैं जब आप कंपनी के अंदर सबसे पहली बार जाते हैं, लेकिन जब आप एंट्री ले लेते हैं तो जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। सीधा उनका एक सवाल आता है कि क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आता है। क्योंकि आप ये बताइए, अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी नहीं आती, ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती, तो क्या आप इसमें से कोई चीज़ कर पाएंगे। बार बार आप कितनी बार आप यूट्यूब पे जाके बार बार देखेंगे, कितनी बार आप गूगल पे जाके देखेंगे। गूगल या यूट्यूब पे देखना सही है, बहुत ज़्यादा सही है, और अपने टाइम की इफिशियंसी के लिए बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन कब सही है, कब सही है? जब सही है जब आपने एक बार आपने बिगनर एज अ बिगनर लेवल बेसिक नॉलेज ले ली। उसके जो कीवर्ड हैं जो उसके अंदर यूज किए जा रहे हैं, कलेक्शन, डेटाबेस, करड ऑपरेशन और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सारी चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपको जो शब्द के बारे में मालूम पड़ गया। अब उन्हीं शब्दों का यूज जो है डॉक्यूमेंटेशन में किया जाता है। अब उन शब्दों का यूज करके आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कहाँ पे क्या लिखा है। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मोंगोडीबी जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इन्होंने बताया है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी प्लान। इसको जब अपन करते हैं, इसका मैं आपको रियल लाइफ में यूज बताता हूँ क्या होता है। रियल लाइफ एन एप्लीकेशन क्वेरी द इन्वेंट्री कलेक्शन ऑन द टाइप फील्ड, द वैल्यू ऑफ द टाइप फील्ड यूनिट ड्राइवर। अगर ये चीज़ें आपको करना आती हैं, यानी कि जो क्रिएट इंडेक्स है ना, db.collection.create इंडेक्स, ये क्या करता है, ये मेमोरी को कम लेता है, मेमोरी को कम लेता है और टाइम को, इफिशियंसी को बढ़ाता है। तो एक चीज़ तो आपने हमेशा सुनी होगी कि वेब डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो डाटा स्ट्रक्चर वाले को दी जाती है। ज़्यादातर पैकेज, अच्छे पैकेज डाटा स्ट्रक्चर वाले को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो ऐसे ऐसे फंक्शन उससे बना देते हैं कि कम से कम टाइम लगे, कम से कम मेमोरी लगे। तो अपन को ऐसे फंक्शन के बारे में ऑलरेडी मालूम है। मोंगोडीबी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन क्रिएट हैं। अब अगर मैं इसी ट्यूटोरियल को अगर मैं नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा तो मैं केवल इसी सब के बारे में बताऊंगा, क्रिएट इंडेक्स के बारे में बता दूंगा, डॉक्यूमेंट इस सब के बारे में बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे करके एक एक करके इसको पढ़ने की कोशिश करें। जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ें। मोंगोडीबी एडवांस लेके मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं अभी मेरा जो मेन एम है वो यही था कि आप इसको फेमिलियर हो जाएं, इसके साथ फेमिलियर हो गए, एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल यहाँ से शुरू करें, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं अभी इस वीडियो के अंदर, तो आपको इन सब के समझने में यहाँ दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद क्वेरी डॉक्यूमेंट, अपडेट, जब ये चारों आप पढ़ लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लेंगे। यहाँ से तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन ये चीज़ें आप जब डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लेंगे तो आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा, खुद पे बिलीव हो जाएगा कि हाँ मैं भी कोड कर सकता हूँ, मैं भी
सही जगह से कोड कर सकता हूँ, मुझे कहीं से कुछ भी जाना देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना जब आप करने लगेंगे तब आप यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, यहाँ पे आना और एक एक करके चीज़ों को करते जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मन में कोई डाउट है, संदेह है, कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं कभी भी कुछ भी, और इंस्टाग्राम पे तो आप मैसेज कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।